ओके तो कल मैंने आप लोगों को एक ये वाला सवाल दिया था पास पेपर का, ऑल दो दिखने में इट्स क्वाइट लेंदी, बट ये कितने नंबर का था? 8 मार्क्स का। अच्छा, अब ऑब्वियसली उसमें 4 रिस्क थे टोटलिटी पे। अब देख लेते हैं कि उसमें से आप लोगों ने कितने कितने पिक किए। समीउल्लाह मैं बोल देता हूं उनको। अच्छा प्लीज फोकस के साथ हम ये देखते हैं, यू हैव बीन असाइंड द ऑडिट ऑफ सखर लिमिटेड आर लिस्टेड कंपनी। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है देखना कि भाई एक लिस्टेड कंपनी है, सही है। आगे फिर हम कह रहे हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2016 द कंपनी engaged in the business of manufacturing security equipment for the local market. During the planning phase, while reviewing the previous year audited file, you have noted that in 2015, यानी आप ये कह रहे हैं कि भाई पिछला साल जो ऑडिट हो चुका है, due to introduction of many new equipment in the market and changes in technology, SL faced stiff competition and its market share reduced from। अच्छा तो इस केस के अंदर मुझे एक बात बताते हो कि ऑल टुगेदर अगर मैं देख रहा हूं कि मेरा मार्केट शेयर 45 से 35% पे आ चुका है, और मुझे एक बात बताओ ऑल टुगेदर आपकी सेल भी इंक्रीज हो रही है, इज दिस क्रिएटिंग अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू? कि इवन दो देयर इज एन कॉम्पिटिटर इन मार्केट एंड योर सेल इज स्टिल इंक्रीजिंग, तो क्या आपका ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू का रिस्क है? अच्छा तो मुझे बता दो कितने लोगों ने रिस्क पिक किया था? चले अब मैं यहाँ पे रैंडमली पूछूंगा, जानी तुमने क्या लिखा था इस पे? नहीं लिखा था? वेरी गुड। हाँ जानी सुनाओ, सुनना यार सब फोकस के साथ, बातें नहीं। हाँ जी सही सुनना, ड्यू टू स्टिफ कॉम्पिटिशन एसएल्स मार्केट शेयर हैज बीन ड्रॉप बाय 10%। आगे नो गलत बात, आपने रीजन बताना है कि इवन देन द रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग, इट सीम्स या देयर इज अ रिस्क ऑफ, और इट सीम्स नहीं इसमें लिखेंगे देयर इज अ रिस्क ऑफ, इट सीम्स नहीं, क्योंकि सीम्स मतलब आप बोल रहे हैं कि भाई मुझे लग रहा है कि ये हुआ है, आप बोलेंगे देयर इज अ रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट रेवेन्यू। तो आपने एक चीज मिस की है, तुमने पोस्ट किया है ये लाजमी करना, क्योंकि मैं बताता हूँ देखो ये जो मिस होती है चीजें इसमें मार्क्स कट जाते नहीं मिलेगा एक नंबर भी। देखो पिक तुमने सही किया, इफ यू डोंट नो हाउ टू राइट इट तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे। तो मैं इस पे बड़ा क्लियर हूँ कि नहीं होता चेक, जैसे ये बता रहा है मुझे, तो अभी उनको वापस बोलूंगा कि भाई ये भी मिस है, ये चेक करो, वो हो जाएंगे चेक, सही है। तो ये अच्छा है। अच्छा अब पहले तो बताओ हमने ये सीखा, यानी इन्होंने बाकी तो बिल्कुल बेहतरीन ड्राफ्टिंग की कि सिचुएशन को उठाया और बोला कि सिंस एसएल हैज लॉस्ट 10% इट्स मार्केट शेयर, इवन देन द रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग बाय दिस %। तो वो भी लिखना पड़ेगा ना, ये इसलिए लिखेंगे मेरे भाई कि आप ये बताओगे कि रिस्क आपको क्यों है। तो कंपेयर किससे करोगे मेरे भाई? देखो फिर वो कह रहा है कि 2015 में स्टिफ कंपटीशन आया है, तो वो आज भी तो एग्जिस्ट कर रहा है ना। तो मैं जब देख रहा हूँ कि कंपटीशन होने के इसने अलामत ये बताइए ना कि मेरा कंपटीशन है मार्केट में, और कंपटीशन के होने के बावजूद हाउ इज पॉसिबल दैट माय सेल इज इंक्रीजिंग एंड इवन competitor is introducing a more improved version of the equipments, then why someone would come to me and say कि भाई आओ तुमसे चीज खरीदते हैं? तो there is a risk of overstatement of revenue, क्योंकि there is a competition and competition में there are tough time, और आपकी कंपनी भी कौन सी है? listed company, there will always be a pressure on you to manage your earnings। तो यहां से आपका किस चीज का रिस्क निकल के आता है? ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू। देखो मैं तो कह रहा हूं आपने वजह बिल्कुल क्लियरली बतानी है। फॉर एग्जांपल आप अगर मुझसे डिस्कस कर रहे हो, मैं आपको बोलूंगा तुम्हें क्या रिस्क नजर आता है, आप बोलेंगे सर एक तो कंपटीशन है मार्केट में, तो मैंने कहा मैं क्या करूं, तो आप बोलोगे सर फिर भी सेल इंक्रीज हो रही है। अब रिस्क बना ना कि कंपटीशन का होना इटसेल्फ इज नॉट अ रिस्क, कंपटीशन के होने के बावजूद भी सेल्स का बनना इट्स इटसेल्फ इज अ रिस्क, एंड वो इंडिकेटर आपके सामने कि ये हो रहा है, क्योंकि यू आर एनालाइजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एनालाइज कर रहे हो, समझ रहे हो कि चल क्या रहा है, और आपने इन्वायरमेंट से देखा कि कंपटीशन मौजूद है, एग्जिस्ट करता है, तो उसके बाद आप डिसीजन कर रहे हैं कि यार रिस्क है या नहीं है। अच्छा सर सिक्योरिटी इक्विपमेंट इस इंडस्ट्री को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। भाई कभी आप किसी मॉल में घुसे? मॉल में
अच्छा, गार्ड आपके आगे पीछे पूरी मशीन लगाता है, चेक करता है कि भाई नहीं वाकई सिक्योरिटी इक्विपमेंट है ना, और आप एक जार के अंदर से गुजरते हैं, वो टींटी बजती है, तो वो क्या है? सिक्योरिटी इक्विपमेंट। अब इससे ज्यादा क्या बताऊं भाई, यही है सिक्योरिटी इक्विपमेंट। तो वो इक्विपमेंट नहीं है, वो तुम्हें लगा इक्विपमेंट है। देखो तीर ज्यादा होता है, तुम खुद ऊपर हो जाते हो। सही है, प्लीज फोकस होकर सुनना। इधर चलें। अब however the management has now informed that SL has made significant investment in technology। अच्छा, जब सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट उसने टेक्नोलॉजी में की है तो आपने ये बात का ख्याल रखना है कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट किए जा रहा हूं और मेरे रिटर्न्स नहीं आ रहे, दिस विल लीड टू रिस्क ऑफ इम्पेयरमेंट, दिस विल लीड टू रिस्क ऑफ। पर अभी तक नहीं पता लग रहा, जब तक मैं आगे का डेटा रीड नहीं करूंगा, वो अभी आगे देखेंगे। पर अभी तक तो एक ही रिस्क निकल के आया, कौन सा? ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू का। क्लैरिटी है? अच्छा, ये कितने लोगों ने ओवर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू का रिस्क पिक किया था? सभी ने? बेहतरीन है, ये रिस्क तो साइड हो गया, ये बात समझ आती है। अब आगे आ जाओ। अब हमने ये कहा कि भाई अगर आप कैश फ्लो को असेस करें तो आपके कैश फ्लो जो हैं वो ऑल टुगेदर नेगेटिव में और इंक्रीज हुए जा रहे हैं, और इसके बरक्स आपकी सेल इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब यह है कि यू आर नॉट एबल टू रियलाइज योर रिसीवेबल्स, ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिसीवेबल, अंडर स्टेटमेंट ऑफ बैड डेट एक्सपेंस। अच्छा, हमने कल की क्लास में ये सीखा था कि जब आपके सेल इंक्रीज होती रहेगी और इवन देन आपके कैश फ्लो नेगेटिव है, तो जिसका मतलब ये है कि कैश फ्लो बनाने के लिए आप हर साल रिसीवेबल माइनस करे जा रहे हो, इंक्रीज इन रिसीवेबल हुए जा रहे हैं, इंक्रीज इन रिसीवेबल माइनस किए जा रहे हो। तो इसका मतलब यह है कि इवन इफ यू आर जनरेटिंग प्रॉफिट्स बट दैट प्रॉफिट इज नॉट अल्टीमेटली कन्वर्टेड इनटू कैश, तो देयर इज ऑपरेटिंग नेगेटिव कैश फ्लो, आपके कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं है। तो टेक्निकली इससे दो रिस्क निकल के आते हैं, एक तो इंपेयरमेंट का रिस्क और दूसरा बैड डेट्स का रिस्क, कि आपके रिसीवेबल रिकवर नहीं हो रहे। क्योंकि देखो एक बंदा कहेगा यार मैं कमाया तो जा रहा हूं, आपके सामने की बात है, मेरी सेल्स हुए जा रही है, तो वो कैश में, देखो अगर सेल हुए जा रही है तो पैसा भी आना चाहिए ना। तो आपको कैसे पता लग रहा है सर यहां पे तो रिसीवेबल का डेटा भी नहीं दिया हुआ, कैश फ्लो देख के पता लग रहा है? क्योंकि जब मैंने प्रॉफिट कमाया होगा तो दो वजह से वो प्रॉफिट नेगेटिव में कन्वर्ट हुआ होगा, एक इन्वेंट्री, और भाई देयर इज अ रिस्क माय इन्वेंट्री इज बीइंग पाइल्ड अप, और वो इंक्रीज हुए जा रही है, मैं लेस किए जा रहा हूं। और दूसरा रिस्क ये था कि मेरे रिसीवेबल पाइल अप हुए जा रहे हैं, तो वो कहता है हाँ मैंने सेल कर ली, एंट्री क्या बनी होगी? अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स, वो प्रॉफिट में तो आ गया, बट जब मैं कैश फ्लो बना रहा हूंगा तो वो माइनस हो रहा है। तो माइनस होके वो अपने ऑपरेशंस के कैश फ्लो को नेगेटिव कर रहा है। इसका मतलब ये मुझे लग रहा है कि मैं ऑपरेशंस में पैसा लगाए जा रहा हूं, वहां से पैसा कुछ जनरेट नहीं हो रहा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो सजेस्ट द रिसीवेबल्स आर नॉट रिकवरेबल and the receivables are continuously being piled up. There's a risk that receivable might not be recovered and appropriate provision for bad debts might not have been recorded. इसको लिखने के दो तीन तरीके, पर हमने इसको इस तरीके से कह दिया, पर मकसद ये है कि आपको रिसीवेबल की ओवर स्टेटमेंट तक इसको पहुंचाना है। क्लैरिटी है? अच्छा, गोइंग कंसर्न का रिस्क इसलिए नहीं क्योंकि प्रॉफिटेबल कंपनी है ना अभी, और कोई गोइंग कंसर्न का रिस्क एक बहुत बिगर इशू है, बहुत सारे मसले हों, ये सारी चीजें हैं, पर अभी एक इंडिकेटर है, मल्टीपल इंडिकेटर्स लिख भी लेते तो कोई इशू नहीं है, पर वो रेलेवेंट नहीं है इतना। हाँ, अगर मैं कहता आपकी इक्विटी भी नेगेटिव है, आपके लॉसेस भी आ रहे हैं, और उस पे सोने पे सुहागा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नहीं है, तो अच्छा पहले मुझे बताओ क्या ये आपकी फाइनेंसिंग इंक्रीज हुए जा रही है? ब्रीच ऑफ डेट कोवेनेंट्स। अच्छा ये देखो ना फाइनेंसिंग, तो टेक्निकली मतलब ये है कि यू, अच्छा और आप ये बोलें सर ये तो मैं ऑल टुगेदर फाइनेंसिंग तो शेयर होल्डर से भी आती है, और ऊपर फाइनेंस कॉस्ट भी बढ़ जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोन लिए जा रहे हो, फाइनेंस कॉस्ट आपकी ऊपर जाए जा रही है, तो देयर इज अ रिस्क दैट यू माइट ब्रीच डेट कोवेनेंट्स एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। आपका रिस्क देखो, ये एम्बेडेड रिस्क तो रहेगा ही ना, कि आपने अगर लोन लिया है तो उसमें शराइत तो होंगी, अब उसके ब्रीच होने का रिस्क हमेशा होगा।
अगेन ये तो इतना प्राइमरी है कि आप जब भी लोन की बात करेंगे तो हमेशा रिस्क ये मौजूद होगा, क्योंकि ये लाइकलीहुड होता है कि डेट कोवेनेंट क्या हो चुके हों, और आपके लिए ये इतना सिग्निफिकेंट रिस्क होता है क्योंकि अगर आपने इस पे फोकस नहीं किया तो अल्टीमेटली वो पूरे अकाउंट्स की प्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी, गलत। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल का मसला हो जाता है। तो अगेन व्हेनेवर देयर इज अ लोन देयर विल बी अ रिस्क ऑफ ब्रीच ऑफ डेट कोवेनेंट्स। जी नहीं, देखो लिखना पड़ेगा ना, कंपनी इज अनएबल टू पे इट्स डेट, तो इसमें रिस्क क्या है? नहीं, मैं फिर ये कह रहा हूं, कंपनी इज अनएबल टू पे इट्स डेट, ये तो एक ऑपरेशनल रिस्क है ना, बिजनेस रिस्क है कि बिजनेस अपने कैश फ्लो मैनेज, एक मिनट, बिजनेस अपने कैश फ्लो मैनेज, तुम्हारा ऑडिट रिस्क क्या निकलता है इससे? देखो भाई, एक शराइत ये भी होती है ना कि मैंने ऑल टुगेदर एक बैंक से लोन लिया, उसमें शर्त में ये भी होता है कि तुमने अगर एक अपनी पेमेंट मिस की, तुम सारा का सारा लोन इमीडिएटली पेबल होगा। एग्रीड? तो वो भी एक डेट कोवेनेंट की कंडीशन होती है। तो नॉट एबल टू पे माई डेट ऑन अ टाइमली बेसिस इज माई बिजनेस रिस्क, बट हाउ इट इज कन्वर्टेड इनटू ऑडिट रिस्क, देयर माइट बी अ breach of debt covenant and that breach might not have been reflected in the accounts, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सही तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं हुआ होगा, आपका ये रिस्क है। वो तो बिजनेस का मसला है, आपका बिजनेस से वो निकल सकता है गोइंग कंसर्न, बिल्कुल। तो पर वो तब जब आप उसको पूरा लिंक करके लिखो कि आप ये गोइंग कंसर्न का रिस्क मैं बिजनेस रिस्क में लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। बिजनेस का भी ये रिस्क हो सकता है कि कंपनी माइट नॉट एबल टू रीपे इट्स डेट ऑन अ टाइमली बेसिस एंड एट द सेम टाइम देयर कैन बी अ रिस्क ऑफ गोइंग कंसर्न फॉर द कंपनी। तो ये कंपनी का भी बिजनेस रिस्क है, ऑडिट का भी है। पर आपका रिस्क ये होगा कि हो सकता है कि उसने गोइंग कंसर्न की असेसमेंट सही ना की हो, जबकि गोइंग कंसर्न ना हो, कंपनी वो कह रहा हो, आपका रिस्क उसका उलट हो जाता है ना। पर ये तो नहीं कहूंगा मैं कि बिजनेस का भी रिस्क नहीं है, बिजनेस का रिस्क है। बिजनेस के दो रिस्क हैं, एक, मैं अगर बिजनेस चला रहा हूं तो मेरे को टेंशन ये लगी हुई होगी कि कैन आई एबल टू पे माई डेट्स ऑन अ टाइमली बेसिस, ये मेरा बिजनेस का मकसद है। और अगर नहीं किया तो क्या हो जाएगा, डेट कोवेनेंट्स, मेरा ऑडिट रिस्क क्या निकलता है कि डेट कोवेनेंट ब्रीच हो सकते हैं, जिससे गोइंग कंसर्न का मसला आ सकता है, और जो कि उन्होंने आइडेंटिफाई ना किया वो, ये बात है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, सुनना बड़ी, अब कहानी है तो कहानी सुनते हैं, रोज की एक कहानी सुने, कल भी एक हुई। वैसे बता रहा हूं तुम्हें, एक XYZ कंपनी है, अबे भाई ये टुनटुना बंद कर यार, अच्छा तेरा ही है, सुनो इधर। इन्वेंट्री के रिस्क से रिलेट कर दें थोड़ा सा कैश फ्लो में, ऑपरेशन से कैसे। भाई अल्लाह की कसम, अगर तमीज से इंसान का बच्चा बन के कैश फ्लो पढ़ा होता ना तो ये नौबत नहीं आती। सुन लो इधर, थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, प्लीज कैश फ्लो के लेक्चर अभी भी खुले पड़े हैं, देख लेना जाके इधर प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ भाई अल्लाह की कसम, अब वो क्या कह रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन और फाइनेंसिंग गोइंग कंसर्न का काफी नहीं होगा। अब भाई नहीं होगा ना यार, भाई अभी आपकी कैश फ्लो नेगेटिव में बोल रहा हूँ, लिख सकते हो। मैंने क्या गोइंग कंसर्न के लिए मना किया आपको? मैंने कहा आप लिख सकते हो, कोई इसमें हर्ज नहीं है, वो इंडिकेशन है। पर मैं कह रहा हूँ उस पर सोने के सुहागा तब हो जाता है जब इक्विटी भी नेगेटिव होती, प्रॉफिट्स भी नहीं आ रहे होते, सब फारिग होता, तब की बात है। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है पता है? व्हेन यू हैव नो अल्टरनेटिव। फाइनेंसिंग भी तो आ रही है ना, बिजनेस चल रहा है, तो हम कह रहे हैं हाँ मुझे रिस्क हो सकता है, आप लिखो, मैं मना नहीं कर रहा। पर इससे बेसिक रिस्क जो निकल के आता है वो किसका आता है? इम्पेयरमेंट का, क्योंकि यू आर नॉट एबल टू जनरेट कैश फ्लोस एंड यू हैव सेड अबव कि आपने हैवी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, तो वो तो रिकवरेबल ही नहीं है ना। ये बात बता दो, ऐसे सुनना, इनकरेक्ट, गलत बात। ये किसी बच्चे ने लिखा था, मैंने उसको बोला था अपनी टीम को कि उसको तो पहले जलील करो। सुनो क्यों मैंने बोला था, अच्छी बात है पूछना। यहां पे इक्विपमेंट की बात किस पे हो रही है पता है? इन्वेंट्री है उसकी, पीपी नहीं है, इस बात को समझो। देखो अपग्रेडेशन किस में हो रही है? इक्विपमेंट में। ये इक्विपमेंट ये यूज कर रहा है या बेच रहा है? तो देयर इज नो रेलेवेंस ऑफ लाइफ, एनआरवी लॉस होगा। पहले बताओ बात समझ आ रही है? तो ये पहले आप फर्क समझें, एंड दिस इज द की थिंग दैट आई कम एंड डिस्कस एवरीथिंग इन द क्लास। कि भाई आप पहले सोचने का तरीका सही करो अपना, कि गलत देखो यार, इतना सब्जेक्टिव मतलब ये कि भाई प्रैक्टिकल लाइफ का पेपर है, वो कुछ भी पूछ सकता है, तो आपका दिमाग उस डायरेक्शन में काम करना चाहिए। कोई भी सिचुएशन है मुझे सोचने की तमीज होनी चाहिए कि कोई गलत बात नहीं हो जाए। अगेन
मैं बुक खुलवा दूं, मैं बोलूं भाई ये बुक है, आओ रीड करते हैं, उसमें से कुछ भी फायदा नहीं है। इट्स ऑल अबाउट एप्लीकेशन। तो वो सीख रहे हैं हम। सर जिसने बना रहे वो मशीनरी, उस पर इम्पैक्ट नहीं होगा, तो बेटा हमने इम्पेयरमेंट का बोला ना कि जिससे बना रहे हैं उस पर इम्पैक्ट होगा, और वो तो कैश फ्लो के नेगेटिव होने से ही पता लग रहा है कि वैल्यू इन यूज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि यू आर नॉट जनरेटिंग सफिशिएंट कैश फ्लोज फ्रॉम दैट मशीनरी। वो तो अपनी जगह है, उस पर तो कोई दो राय है ही नहीं जी। तो हम तो बोल रहे हैं ना ब्रीच ऑफ डेब्ट कोवेनेंट्स में बात खत्म हो गई। अब तुम इसको कीप ऑन इंक्रीजिंग फाइनेंसिंग और फाइनेंशियल चार्जेस का इंक्रीज कर लो, तब भी तुम कहोगे ना, इफ देयर इज अ डेट देयर विल ऑलवेज बी अ ब्रीच ऑफ रिस्क ऑफ ब्रीच ऑफ डेट कोवेनेंट्स। तो तुम इंटरेस्ट कवर निकाल के देख लो, कुछ भी कर लो, रिस्क तो वहीं पहुंचेगा ना। हम तो ये कह रहे हैं। अच्छा सर पीपी की यूजफुल लाइफ का रिस्क होगा ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। अगेन मेरे भाई हम कह रहे हैं कि जब हमने ऑल टुगेदर इम्पेयरमेंट की बात कर ली है, उसमें सारी चीजें कवर हो रही हैं। अभी मैंने उसको बताया कि पीपी की इम्पेयरमेंट का रिस्क है, और जो इक्विपमेंट की लाइफ की बात कर रहे हो, जो न्यू एडवांसमेंट आ गई है वो उस प्रोडक्ट में आई है, वो प्रोडक्ट चेंज हो रहा है, तो एनआरवी का लॉस निकल के आता है वहां से। सही है, ये इक्विपमेंट मैं खुद यूज नहीं कर रहा, बेच रहा हूं ये मैं। हाँ पीपी की इम्पेयरमेंट क्यों है, क्योंकि उससे कैश फ्लो सही नहीं आ रहा है आपको। फिर वरना ये अज्यूम करके लिखना पड़ेगा कि फिर ये लाइकलीहुड है कि जिस मशीनरी से मैं इक्विपमेंट बना रहा हूं वो भी आउटडेटेड है, तो यहां पे वो फैक्टर नहीं दिख रहा ना। भाई मैं एक मशीन है, मैं उससे ये इक्विपमेंट बनाऊं, ये इक्विपमेंट बनाऊं, मेरी विश है ना कि मैं जो चीजें मंगवा के बनाऊंगा वो एडवांस होंगी, पर इसमें पे मुझे एक अजम्पशन इतनी खतरनाक लेनी पड़ेगी कि जिस पीपी को यूज करके मैं वो बना रहा हूं वो भी आउटडेटेड जगह। यहां पे ऐसी कोई बात नहीं है। क्लियर है? तो हम ये कह रहे हैं कि भाई सही है, मैंने हैवी सिस्टम्स में इन्वेस्टमेंट की है, वो तो अपग्रेड कर चुका है, आप फिर यहाँ पे बना के लिख, मैं अगेन मना नहीं कर रहा, मैं डिस्करेज नहीं कर रहा, पर आपको फिर ड्राफ्टिंग प्रॉपर करनी होगी। क्या बताओ ये भी हो सकता है? अगर तो ये है वो भी खराब है तो हम कहेंगे सही भाई इफ एंड बट्स है ना, तो मैं लिख सकता हूँ, उसमें मना नहीं कर रहा। सही है जानी अब्बास? अच्छा कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट से एनआरवी रिस्क आया था, बिल्कुल ऐसा है भाई। क्या कॉम्पिटिटर अगर आपका एक अच्छा इंप्रूव वर्जन बेच रहा है और आपकी इस पे इंपैक्ट आ रहा है, तो क्या यू विल बी कंपेल्ड टू सेल एट अ लोअर प्राइस? अच्छा पहले ये बता दो इसमें मार्जिन निकाले किसी ने? मार्जिन बताओ 2014 का 26%। अच्छा इसका 25 पॉइंट नहीं, 2015 का कितना है? 26। ओके, और इसका यही है, और 2014 का भी निकाल लो 30.1। अच्छा इफ यू ऑब्जर्व द ट्रेंड, योर मार्जिन इज कीप ऑन, इट इज इंडिकेटिंग दैट यू आर कंपेल्ड टू रिड्यूस योर सेलिंग प्राइसेस। यस, तो हम यही कह रहे हैं ना कि अल्टीमेटली इट विल अफेक्ट योर एनआरवी। तो ये हमने मल्टीपल सीखे हैं, पर मैं सिर्फ एनालिसिस के लिए बता रहा हूँ। आप हाई लेवल भी लिखेंगे, आपने रिस्क पे पहुंचा दिया। देखो अगर एक सवाल में 3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से एक एरिया हिट हो रहा है, आपने 2 उठा के भी चिपका दिया ना, इस 2 वजह से ये मसला है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आपने पिक कर लिया ना कि ये रिस्क है इस वजह से, तो हम कोशिश करेंगे हम 3 के 3 पे पहुंचे। पर अगर एक ही लिख दिया, 2 भी लिख दिए, तो एटलीस्ट रिस्क तो पिक हो गया ना, काम तो करोगे ना उस पर। अब एनआरवी की टेस्टिंग करनी है, अब किसी तरीके से भी उस रिस्क पे पहुंच तो गए। अब वजह एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती हैं, हम वो बात कर रहे हैं यहाँ पे। क्लियर है? अच्छा अब इधर प्लीज फोकस के साथ, हमने कहा मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल बता रहा था, वैसे ही जो कल हालात दरपेश आए, एग्जाम्पल दे रहा हूं। XYZ कंपनी है जिसने इन्वेस्टमेंट की हुई है ABC में। अच्छा इन्वेस्टमेंट का मतलब है ये ABC इस कंपनी की सब्सिडरी है। सही है? प्लीज सुनना, मैं कितनी इंपॉर्टेंट बात है ये। XYZ पेरेंट है, वो कौन है? सब्सिडरी है। सुनना, अच्छा हुआ ये कि ये जो ABC कंपनी है ना, ये एक बैंक है, और किसकी सब्सिडरी है? अच्छा अब मुझे बताओ, अगर ये बैंक फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में आएगा
तो क्या ये इन्वेस्टमेंट इंपेयर हो जाएगी? क्योंकि ये सब्सिडरी की अक्कासी ये इन्वेस्टमेंट है, यानी वो बोल रहा है मैंने ये इन्वेस्टमेंट की है सब्सिडरी में और उसके अपने एसेट्स लायबिलिटीज होंगे। पहले बताओ यहां तक बात समझ आती है? मैं फिर बता रहा हूं, हाई लेवल लेके जा रहा हूं, डोंट एक्सपेक्ट कि ये बच्चों वाली चीज है, फिर रिपीट कर रहा हूं, दिमाग हाजिर रखना फोकस के साथ, क्योंकि FAR 2 में उसने ऐसी चीजें डाल दी हैं। मैं ECL पढ़ा रहा हूं आजकल, तो वो चीजें कोई नेक्स्ट लेवल जा चुकी हैं। मैं इसलिए बताता हूं क्योंकि वो फिर पूछेगा ऑडिट में, तो ये एक्सपेक्ट नहीं करना कि दिस इज बेसिक। तो इसलिए बोल रहा हूं थोड़ा सा अपना पैरामीटर हाई कर लो आज ही, सुनते हैं इसको फोकस के साथ। इधर ये पॉइंट अगेन एक्सप्लेन करते हैं, वापस से कर लेते हैं भाई, इसलिए बैठे हुए। इन्वेस्टमेंट की हुई है ABC में, किसने? इसने जब एंट्री बनाई होगी तो ये बनाई होगी इन्वेस्टमेंट डेबिट और कैश क्रेडिट, ऐसा ही है। और जब बैंक में पैसा आया होगा तो बैंक में एंट्री बनी होगी कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, ये जब इनिशियल कंपनी बनी होगी, ऐसा ही है। क्या ये लग रहा है कि ये XYZ इस कंपनी की भी मालिक है? ये अपनी कंपनी के तो ओनर है ही है, वो अलग है, ये अलग है, शेयर होल्डर एक ही है। XYZ का शेयर होल्डर अपनी कंपनी का भी मालिक है, उसका भी मालिक है। पहले बताओ यहां तक क्लैरिटी है? बिल्कुल बेसिक बात की, जल्दी बताओ ऑनलाइन वालों, जल्दी से एक चीज सिखानी है, बतानी कि कल क्या गेम हुई है। तो सुनो, अब हुआ ये कि आपको पता है ये पैसे से बैंक के लोन्स देगा। लेट से अगर 10 बिलियन की मिनिमम इन्वेस्टमेंट थी, 10 बिलियन, कितनी एक्यूरेटली बताऊं तो 13.8 बिलियन अभी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट, 13.8 बिलियन। अब सुनना, 13.8 बिलियन इसने उसको दिए थे कैपिटल के नाम पे। अब ये क्या करेगा, इसी कैश को यूज करेगा उधार देने के लिए। किसको उधार देगा? कस्टमर्स को, सही है ना, लोन देगा। तो हमने कहा कि भाई इसका एक आ गया कस्टमर 1, एक आ गया कस्टमर 2, ये मल्टीपल ऐसे मिलियन ऑफ लोग होंगे, मिलियन हो सकते हैं इंडिविजुअल्स में, ला लो कितने लोगों को लोन दिया होगा। सुने, अब हुआ क्या कि ये बैंक ने जब आगे लोन दिए तो इस बैंक ने आगे लोन देते वक्त उनकी क्रेडिट असेसमेंट सही नहीं की लोन देने से पहले, तो पैसे डूब गए। तो मुझे बताओ जब इसने पैसे दिए होंगे इस बैंक ने तो एक एंट्री बनाई होगी कैश क्रेडिट लोन रिसीवेबल डेबिट। अच्छा, एक एसेट दूसरे एसेट में तब्दील हो गया, एंट्री तो नहीं बनाऊ ना, क्लियर है? एक एसेट दूसरे एसेट में, यानी अभी भी इक्विटी वही है। यानी अगर मैं ये कहूं कि मेरे पास 10 बिलियन या 13 बिलियन की इक्विटी थी, उतना ही कैश पड़ा हुआ था, अब कैश जाके रिसीवेबल में कन्वर्ट हो गया। अब हुआ ये कि वो रिसीवेबल डूबता गया, रिसीवेबल डूबता गया। सुनना, रिसीवेबल डूबते डूबते हुआ ये कि वो जो मेरे लॉसेज हैं वो आते गए, तो मेरा जो कैपिटल था वो अक्यूमुलेटेड लॉसेस की वजह से क्या होता था, क्योंकि प्रॉफिट्स होते हैं तो मेरी इक्विटी ऊपर जाती है, लॉसेस होते हैं तो इक्विटी नीचे आती है। पहले बताओ ये पूरी कहानी समझ आती है? ये कहां हालात वाकया चल रहे हैं? बैंक के अंदर। ऑनलाइन जल्दी बताओ, बात समझ आती है? बिल्कुल डिस्कनेक्ट नहीं होना, बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, तो सुन लो जल्दी से। अच्छा, ये हालात वाकयात वहां चल रहे हैं। अगेन हो क्या रहा है भाई, हो ये रहा है कि मैं जब भी लॉसेस बुक कर रहा हूं तो प्रॉफिट की जगह रिटेन लॉसेस होते जा रहे हैं, तो जो मेरे लगाए हुए पैसे हैं वो नेगेटिव हुए जा रहे हैं और पैसे जाते जा रहे हैं। एक वक्त ऐसा भी आएगा कि आपकी इक्विटी नेगेटिव हो जाए। कैसे? फिर आप उधार पे काम करने लग जाओगे, हाँ या नहीं? तो आपके पास पहले क्या था, कैश टू इक्विटी, कैश टू इक्विटी। अब आपने क्या कहा, कैश को हटा के रिसीवेबल्स ले आए, अभी भी इक्विटी अपनी जगह है। अब आप इससे कमाओगे तो आपकी इक्विटी ऊपर, एसेट्स भी, तो अगर आप इसको गवाओगे तो आपकी इक्विटी जाया होती रहेगी। जो पैसे लगाए हुए ऊपर एसेट में लॉस हुआ, नीचे इक्विटी भी क्या हो जाएगी। भाई ये तो बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है, मैं फिर भी सिखा रहा हूं भाई। ऑनलाइन वालों बात समझ आ रही है? फिर से हमने कहा भाई जब मैंने एक एसेट को दूसरे एसेट में कन्वर्ट किया, कमाता तो ऊपर कैश आता रहता, नीचे इक्विटी इनकम के तौर पे बढ़ती रहती। अगर वही लगाए हुए पैसे डूब जाएं तो एसेट में भी लॉस होगा, इक्विटी भी नीचे लॉसेस में पार्क होती रहेगी। एक वक्त ऐसा आएगा वो जीरो हो जाएगी, एक वक्त ऐसा आएगा वो जीरो हो जाएगी। का मतलब यह है लगाए हुए पैसे डूब गए, लगाए हुए पैसे डूब जाएंगे। पहले बताओ ये बात समझ आती है? ऑनलाइन मतलब जल्दी बताओ, बात समझ आती है? लगाए हुए पैसे डूब जाएंगे, पर व्हेन दिस इज गोइंग टू हैपन, किसको लॉस हो रहा होगा? बैंक को।
अच्छा हम करने गए इसका ऑडिट, क्योंकि भाई की रिस्क असेसमेंट थोड़ी सी नेक्स्ट लेवल की है। तो सुने, मैंने इस इन्वेस्टमेंट को पूछा कहाँ की भी, उसने बोला उसमें। मैंने कहा उसके फाइनेंशियल्स दे, क्योंकि वो लिस्टेड कंपनी नहीं है। लिस्टेड कंपनी होती तो उसकी शेयर प्राइस वैसे ही 1 रुपये पे होती है, 10 रुपये से भी नीचे। कैपिटल 10 का होता है ना पार वैल्यू, वो 10 से भी नीचे होती। क्यों मार्केट 10 से कम दे रही होती? लॉसेज हैं भाई, तो जो पैसे लगे हैं वो वैसे ही डूब जाते हैं, वो तो एक्टिव मार्केट से वैसे ही पता लग जाता। पर क्योंकि ये लिस्टेड कंपनी नहीं थी तो तरीका कार कुछ और है। पहले बताओ कहानी समझ आती है? हाउ मार्केट बिहेव्स। तो ये तुम्हें सीखना आना चाहिए, समझना आना चाहिए कि भाई इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो लिस्टेड कंपनी होती है तो मार्केट में वैसे ही शेयर प्राइस कसम से 10 से नीचे होती। और तुम्हें ये पता भी नहीं चाहिए 10 से, क्योंकि कोई बेवकूफ तो नहीं है कि पैसे ठुकी हुई कंपनी के 10 से ऊपर देगा, क्योंकि जो लगाए हुए थे वो भी तो कोई इसको ऐसे कोई छोटे मोटे दामों में खरीद के चलाने की कोशिश करेगा, प्लान होगा, उसके बाद जो भी है वो फिर और पैसे डालेगा, वो उसका मसला। आगे सुने, अभी तक कोई इशू? अकाउंटिंग समझ आ रही है, रिलेशनशिप समझ आ रहा है दोनों का? अच्छा, फिर मैंने बोला कि भाई ये बताओ व्हाई यू हैवंट बुक्ड इम्पेयरमेंट, व्हाई यू हैवंट बुक्ड इम्पेयरमेंट। उसने बोला कि भाई किसकी इम्पेयरमेंट? मैंने कहा इस इन्वेस्टमेंट की। तो उसने बोला आपको कैसे पता इन्वेस्टमेंट इम्पेयर्ड है? मैंने कहा जो तुम्हारी सब्सिडी है उसके अकाउंट्स देखे मैंने। तो बोल रहा उसकी एक्टिव मार्केट, मैंने कहा ही नहीं उसकी एक्टिव मार्केट फेयर वैल्यू क्या है, पता ही नहीं है ना, अभी तो पता ही नहीं है, या तो बिडिंग कराऊं, कोई जितने पैसे दे। मैंने कहा उसका तो टाइम नहीं है। तो उसने मुझे क्या बोला था सामने से, IAS 36 पढ़ा है आपने? मैंने कहा डोंट टेल योर फादर इधर प्लीज। तो मैंने कहा चलो आप बताएं आप क्या सोच रहे हैं। तो उसने मुझे बोला कि भाई वैल्यू इन यूज का भी कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है? अच्छा, पूरी इंपेयरमेंट से कहानी घुमा रहा है ना। मैंने कहा क्या तो आप सही रहे, या तो आप इस कंपनी को बेचेंगे या तो चलाएंगे। चलाने के बाद जो कमाओगे उसकी आज की टर्म्स में वैल्यू इससे ज्यादा होनी चाहिए। एग्रीड? उसने बोला वी हैव अ प्लान। किसका? चलाने का। हमने कहा बताएं आप। उसने पूरे कैश फ्लो बनाए। सुनना, मैं तुम्हें इंपॉर्टेंस बताता हूं कितनी है, नॉलेज की इंपॉर्टेंस कितनी होती है। उसने कैश फ्लो बनाया, उसने बोला मैं क्या करूंगा बिजनेस में। उसने बोला मैं लोगों से डिपॉजिट लूंगा, बैंक हूं ना, लोगों से। अब मेरी कहानी सुनना, ये आगे मैं सवालात में डालूंगा, थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करूंगा, सुनना। अच्छा पहले बताओ यहां तक की कहानी क्लियर है? इंपेयरमेंट उसने फेयर वैल्यू का मुझे बता दिया भाई नहीं है, बिडिंग करनी पड़ेगी। हमने कहा हम किस पे जा रहे हैं? वैल्यू इन यूज पे। वैल्यू इन यूज के लिए अजम्पशंस रीजनेबल होनी चाहिए ना, या कुछ भी हो। अब बात सुनना, हुक चल क्या रहा है, ये पूरी कल की कहानी है, मतलब बहस, हीटेड डिबेट चल क्या रही है, सुनना। वहां का CFO CEO दोनों बैठे हुए, आगे सुना, और माइक खुला हुआ, मेरा पार्टनर्स बैठे हुए हैं, बस पे चल रही है। तो मैंने बोला अब तो ऐसी की तैसी, पंगा गलत ले लिया तूने। उसने पूछा कैसे कि IAS 36 आता है, ये वाली बात। मैंने कहा अब तो देखो बताऊंगा कितना आता है, इधर सुन। अब उसने मुझे बोला कि हाउ वी आर गोइंग टू डू द बिजनेस, लेट मी टेल यू। मैंने कहा प्लीज टेल मी। उसने बोला कि आई एम गोइंग टू रेज डिपॉजिट। मैंने उसको कहा वेट अ मिनट। बोला नहीं लेट मी कंप्लीट। मैंने कहा यू हैव टू वेट, प्लीज टेल मी हाउ यू आर गोइंग टू रेज योर डिपॉजिट, बिकॉज नो वन इज गोइंग टू गिव यू डिपॉजिट बिकॉज योर कंपनी इज गॉन। कौन देगा तुम्हें पैसे? क्योंकि वो बोलेगा मैं आज डिपॉजिट कराऊंगा, डूब जाएंगे पैसे, तुम वापस कैसे दोगे? तो उसने बोला कि वी आर गोइंग टू ऑफर हायर रेट्स। हाँ हाँ सही बात, सही है ना भाई, अगर रेस करना है तो कुछ तो इंसेंटिव देना पड़ेगा ना। तो अगर मैं हूं, मैं बोलूंगा भाई मैं HBL में पैसे डालूंगा या डूबे हुए बैंक में? HBL में। क्यों HBL में जा रहा हूं? तो रिस्क है ही नहीं, मैं वहां डालूंगा पैसे। तो उसने बोला कि प्लीज सुनना। अब ये पार्टनर मुझे वाह भाई क्या गेम है, आगे चला, आगे बता। मैंने कहा अच्छा रेट पे लॉक हो गया कि उसने भाई रेट ऊपर होगा। अच्छा फिर मैंने बोला रेट कितना ऑफर करोगे? उसने बोला इतना %। मैंने कहा ये तो कायबोर है, ये तो बाकी भी ऑफर कर रहे हैं। मैंने कहा अपनी असम्पशंस के अंदर ना रेट को ऊपर कर बेटा, शाबाश। इससे उसकी फाइनेंस कॉस्ट क्या हो गई, कैश फ्लो क्या हो गए। और अभी सुनो, अच्छा वो तो कैश फ्लो बना रहे हैं ना, क्योंकि वैल्यू यूज का मतलब है आगे क्या होगा, जो हो चुका वो हो चुका। अच्छा अब ये यहां पकड़ लिया, प्लीज सुनना। मैंने कहा ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड। फिर मैंने कहा कि अब जब तुम आगे लोन्स दोगे तो तुम्हारा वो लोन रिसीवेबल बढ़ेगा, उसमें बैड डेट्स होगा, उसकी अजम्पशन क्या ली है। तो उसने पता है क्या किया? बता, उसने जितनी भी मार्कअप इनकम बुक की हुई थी ना फ्यूचर के 5 सालों की, कि उसने क्या कहा डिपॉजिट आएंगे, और हिस्टोरिकली हम क्या करते हैं जितने डिपॉजिट होते हैं उसका 70% हम लोन देते हैं, 30% अपने पास रखते हैं, रिटेन करते हैं। उसको हम कहते हैं एडवांस टू डिपॉजिट रेशियो। क्या कहते हैं? अब ये फ्री में सिखा रहा हूं तुम्हें, सुनो।
अब कहने का मतलब ये है कि जब वो एडवांसेस ले लिए उसने, तो मैंने पूरे पूरे उसमें देखा, पूरे किसमें देख रहा हूं, कैश फ्लो में, कि आपका ऑल टुगेदर जो इनकम है उसका कैश लूज होते हुए नहीं दिखा, बैड डेट होते हुए दिख ही नहीं रहा। अच्छा, मैंने कहा कैन यू प्लीज एक्सप्लेन XYZ, यू नाम नहीं ले सकते, XYZ इंडिविजुअल, दैट व्हाई यू हैवंट बुक्ड बैड डेट्स, वेयर आर द राइट ऑफ्स? बोल रहा है बिकॉज वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन, वी आर गोइंग टू लैंड टू द इंडिविजुअल्स ऑन अ सिक्योर्ड लोन बेसिस। मैंने कहा व्हाट डज इट मीन बाय सिक्योर्ड लोन बेसिस? उसने बोला कि हम लोन उसको देंगे जो सिर्फ आके गोल्ड सबमिट कराएगा, तो हमारे बैड डेट के चांसेस क्या हो गए? यानी बोला हम सिक्योर्ड लैंडिंग करेंगे, बात नहीं, हम क्या करेंगे? सिक्योर्ड लैंडिंग करेंगे। क्या वो अपनी तरफ से सही आ रहा है? हाँ या नहीं? बिल्कुल सही आ रहा है। मैंने कहा वेट अ मिनट, फिर पार्टनर ने देखा भाई क्या हो गया, फिर उसको मैंने कहा इन law and regulation you are not allowed to disburse secured lending more than 35%. आपका कानून बैंक का ये कहता है कि 35% से ज्यादा सिक्योर्ड लैंडिंग कर ही नहीं सकते, क्योंकि बैंक या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आपको ये कह रहा है कि आप लोगों ने लैंडिंग अनसिक्योर्ड करनी है 65% तक, ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो दुनिया में, पाकिस्तान में लोग बिजनेस करें। तो 35% से ज्यादा तो आप कर ही नहीं सकते। तो माशाल्लाह आप तो बैड डेट 0 रख के बैठे हुए इस अजम्पशन पे कि 100% सिक्योर्ड है। मैं कहा कैन यू प्लीज बुक योर बैड डेट्स? तो उसने किया, तो 13 बिलियन में से जो वैल्यू बची वो 1 बिलियन बची, सारी अजम्पशंस को कट कटा के। मैंने कहा नाउ डू यू नो हु नोज द I-36? बोला बट कैन वी डू समथिंग? मैंने कहा नाउ दैट्स द टोन आई एक्सपेक्ट, ये होना चाहिए, ऐसे बात करूं मुझसे। बात समझ आ रही है? तो क्या कहने का मतलब ये है कि आपको ये बात समझ आनी चाहिए कि हाउ टू टॉक अबाउट एनी IAS, उसके पीछे अजम्पशंस क्या, मैंने काम किस पे किया? अजम्पशंस पे। और मैं इसको चैलेंज कैसे की जाता, क्योंकि मुझे नॉलेज थी। तो अब इस पूरी कहानी का क्रक्स ये है, इस पूरी कहानी का क्रक्स ये है कि आप अगर क्या कह रहे हैं, हाँ जो बात है इधर, अच्छा सुने, अब इस पूरी कहानी का क्रक्स ये है, व्हेन यू सी योर कैश फ्लो इज डिक्रीजिंग, देयर इज ऑलवेज बी अ लाइक्लीहुड ऑफ इंपेयरमेंट। कहानी समझ आती है? ये तो मैं रियल लाइफ एग्जांपल दी तुम्हें समझाने के लिए कि उसकी अजम्पशंस पे भी काम होता है, पर उसकी अजम्पशंस पे काम तब करूंगा ना जब मुझे पता हो कि इंपेयरमेंट का रिस्क है भी या नहीं भी। अब वो बेवकूफ बना दे आपको, वो ऑल टुगेदर आपको बोले कि भाई फेयर वैल्यू, तो फेयर वैल्यू तो है ही नहीं उसकी इन्वेस्टमेंट की। तो पहले बताओ उसकी मेजरमेंट समझ आती है? चलें ओके, अब मैं खाली यहां पे रीड कर लूं इसको। सबसे पहले इसने लिखा हुआ है इन 2015 मार्केट शेयर वाज रिड्यूस्ड फ्रॉम 45 टू 35% ड्यू टू स्टिफ कंपटीशन इन द मार्केट। देखो उसने भी यही बोला, एंड सेल्स ड्यूरिंग द ईयर हैव बीन इंक्रीज्ड बाय, देयरफॉर देयर इज रिस्क ऑफ, वो भी यही कह रहा है भाई स्टिफ कंपटीशन होने के बावजूद आपकी सेल 10% से इंक्रीज हो रही है। तो मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो सकती, पर मेरा रिस्क है, मैं अकॉर्डिंगली काम करूंगा। जी भाई कहां से बढ़ा है? नहीं, विच हेल्प द कंपनी टू इंक्रीज द मार्केट शेयर टू। अच्छा वो assumption हमारी ये बात है ना कि वो बोला कि भाई वो कह रहा है कि हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की है कि हमारी हेल्प हुई है करने में। मैं कह रहा हूं उससे रिस्क केटर नहीं हो जाता, दैट मींस कि दे नीड टू प्रूव इट। मैं तो वही सिखा रहा हूं शुरू से कि वो कह रहा तो मान लोगे या आप बताएं, आप समझाएं कि हुआ क्या, तो स्टिल देयर इज अ रिस्क। तो मार्केट शेयर इंक्रीज हो तो मैं बाद में जाके चेक करूंगा ना, वो तो वो क्लेम कर रहा है एसएल ने सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट की, हमने ऐसी की तैसी कर दी है मार्केट की, वापस में एंटर हो गए, हम बोलेंगे सही है। इतना आसान नहीं है वापस गिरी गेन करना। तो आप मुझे बता दें, तो क्या मेरा रिस्क खत्म हो जाता है या रिस्क प्रिविलेंट है? उस वजह से लिखा हुआ है। तुम यूं भी कर सकते हो ना, तुम इसको 9703 को डिवाइड करो 35 से और मल्टीप्लाई करो 38 से, ज्यादा आ रही है ना, फिर भी वही कह रहा हूं, तभी भी रिस्क है, वो भी रीजन बन सकता है। मैं तभी कह रहा हूं एनालाइज करके मैंने देखा वही है, इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करोगे तब भी आंसर कम आएगा, और ये फिर भी ज्यादा आ रहा है तब भी स्टिल देयर इज रिस्क। क्लियर है? चलें ओके आगे। हमने कहा रिस्क ऑफ इंपेयरमेंट इन वैल्यू ऑफ पीपी। अच्छा, सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट टेक्नोलॉजी जो ऊपर वाली बात थी, एंड डिक्लाइनिंग कैश फ्लो फ्रॉम operation and positive financing cash flow indicate the company is having cash flow problems, which indicates risk of
लोअर वैल्यू इन यूज ऑफ पीपी ड्यू टू रिड्यूस कैश फ्लो विच पोजेस रिस्क ऑफ। अब इसको अलग तरीके से भी लिख लें, बात तो एक ही है, बात तो एक ही, आपने सिर्फ रिस्क ही पहुंचाना है ना कि, और आपका भी तो मकसद यही था ना कि नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लोज हैं एंड वी हैव मेड सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन टेक्नोलॉजी, देयर इज अ रिस्क ऑफ इम्पेयरमेंट ऑफ पीपी एंड नो एप्रोप्रिएट इम्पेयरमेंट माइट हैव बी रिकॉर्डेड बाय द कंपनी। क्लियर है? आगे, रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग। अच्छा, ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी डिमांड ऑफ एसएल प्रोडक्ट माइट हैव बीन, और यहां पे बहुत सारे बच्चों ने यही लिखा था कि भाई वो तो क्योंकि डिमांड चेंज हो गई है, लोग उस तरफ स्विच हो गए हैं, तो आपकी वैल्यू क्या होती जा रही है। तो यहां पे एनआरवी का रिस्क आएगा, पीपी का रिस्क नहीं आएगा, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी में इन्वेंट्री है आपकी, वो बेच रहे हैं, वो आप यूज नहीं कर रहे, वो आप बेच रहे हैं। यूज कर रहे होते तो दैट वुड हैव मेक सेंस, वो अलग बात थी। आगे, ओवर स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ डेटर्स in view of the negative operating cash flow, it seems that SL has not been able to generate operating cash flow despite increase in, हम तो कल से ये बात करें कि सेल इंक्रीज हुए जा रही है और कैश फ्लो नेगेटिव हुए जा रहे हैं, इसका मतलब है आप बेचे जा रहे हो, रिकवरी नहीं हो रही है, क्योंकि आप हमेशा माइनस कर देते हो, हमेशा माइनस कर देते हो, यू कीप ऑन डिडक्टिंग द थिंग्स। तो इसकी वजह से हो ये रहा है कि आपके जो कैश फ्लोज हैं वो क्या होते जा रहे हैं, नेगेटिव होते जा रहे हैं। तो इस वजह से क्या आपकी ओवर स्टेटमेंट ऑफ रिसीवेबल का रिस्क आता है? सर बिल्कुल आता है। पहले बताओ बात समझ आती है? तो अगेन अगर मैं अंडर स्टेटमेंट ऑफ एनआरवी लॉसेस हो सकता है, लिखा हुआ है ना ऊपर, लिखा हुआ तो है। अच्छा आगे, अब मुझे एक बात बताओ सर, डिक्रीजिंग नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो एंड इंक्रीजिंग रेवेन्यू, ओवर स्टेटमेंट रेवेन्यू को हिट नहीं कर सकता? नहीं नहीं नहीं, देखो रेवेन्यू की हिट तो हमने एक साथ बता दिया ना, तो उसको बार बार रिपीट करने की कोई नीड नहीं है। एक बार बता दो, चाहे दो फैक्टर एक साथ बता दो, तो बताना एक ही बार है। दो फैक्टर लगते हैं उसमें चिपका सकते हो, लिख दो, आई डोंट माइंड, बट फिर अगेन एंड अगेन उसका जिक्र ना करो। एक बार हो गया मतलब हो गया, उस पर बात हो गई है। अच्छा, तो पहले बताते हो कि ब्रीच ऑफ डेट कोवेनेंट का रिस्क हो सकता है। मैंने कहा था, इसने लिखा हुआ नहीं है पर हो सकता है, क्योंकि हम ये कहते हैं कि व्हेन देयर इज अ फाइनेंसिंग देयर कुड बी अ रिस्क। अच्छा, ये 8 मार्क्स में से कितने आते हैं? 7 8, वेरी गुड। नहीं देखो, अगर पूरा सही लिखा है, मैं आप फिर अगेन आई एम रिपीटिंग, अंग्रेजी का इशू नहीं है, आप आइडिया कन्वे कर दो अपना, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। देखो यहाँ पे भी कह रहे हैं 6 7 6, दिस इज द गुड नंबर। आप 4 से ऊपर हैं, 4 से मतलब हाफ से ज्यादा, तो अगेन दिस इज अ वेरी गुड थिंग। मैं बता रहा हूं, प्लीज कीप ऑन चेकिंग योर ड्राफ्टिंग, आप अपनी ड्राफ्टिंग चेक करवाते रहें, वो और इंप्रूव होगा। वो आपको लिख के बता तो रहे ना कि भाई इसमें ये इंप्रूव कर लो, उसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो वो सही है, वो डिस्कशन भी हो रही है। पिछले आधे घंटे से 45 मिनट से यही तो है कि डिस्कस कर रहे हैं कि भाई इसमें क्या सोच सकते हैं, क्या हो सकता है। सिर्फ रिसीवेबल वाला पॉइंट मिस हुआ, चलें कोई मसले वाली बात नहीं, हालांकि रिसीवेबल वाला पहले पिक होना चाहिए, क्योंकि कल क्लास में सिखाया भी यही था कि सोचने का तरीका डेवलप हो जाए। क्लियर है? चलें, ओके जी। नहीं नहीं नहीं, ये सिर्फ उसका कुछ एक हिस्सा है, पर देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स तक पहुंचने के लिए बीच में बाकी भी कॉस्ट होंगी, वो माइनस हो चुकी हैं, पर उस पर भी मुझे फोकस करना ही नहीं। बोल रहे गिवन इन्फॉर्मेशन से तुम्हें क्या रिस्क नजर आता है, तो वो बता दो मुझे। अनाया कह रही है सर मॉक नहीं चेक हुआ, आप चेकर्स को कह दें कि डेली बेसिस पर मार्किंग करें। जी जानी, मैं डेली बेसिस पे कह दूंगा। 4 लोग हैं, 1000 लोग हैं सामने, वो आता है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, मैं मानता हूँ, पर वो मैं कह रहा हूँ जब आप बता देते हो तो मैं अभी भी जाके बोलूंगा उनको स्पेसिफिकली कि भाई जाके प्लीज उसको चेक करें, वो कर लेंगे। सही है? तो तेरा क्यों नहीं चेक हो रहा भाई? कितने लोगों का हो चुका है? जो पोस्ट करते हैं कितने लोगों का हो चुका है? नहीं, मॉक हो गया, चलो अच्छा, इससे पहले जो हुआ था वो हो गया था, हो गया था ना, ये भी हो जाएगा एक बार वापस से। अच्छा, मैं तुम्हें वैसे भी बताता हूँ, मैं जब आई डोंट नो क्या हुआ है फेसबुक पे या कोई वो उसकी थीम चेंज हुई है, अब जब मैं अपनी पोस्ट पे जाके देखता हूँ ना, तो वो जब टैगिंग होती है तो वो एक ही कमेंट में लिखाता है कि 3 4 5 लोगों ने टैग किया है, आपको अलग अलग नहीं दिखा रहा होता। मैं फिर बता रहा हूँ, आप मतलब जाके अगर चेक करें, खैर इतना अगर आपके पास वो आवाम आती हो तो वो बता रहा हूँ, मैं वैसे बता रहा हूँ यार, वो नहीं कर रहा, मैं वैसे ही बता रहा हूँ कि वो एक ही कमेंट में बता रहा था 4 लोगों ने आपको टैग किया है, तो वो पे एक क्लिक होता है ना, तो उसमें चौथा खुद ढूंढना होता है, तो वो भी उसका कोई हल निकालते हैं अभी कि क्या सीन है। सही है? ईमेल वाला सिस्टम करना है भाई, उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। 1000 बच्चे, मैं तुम्हें वैसे एक बात बताता हूँ फैक्ट की, तुम तो कर ही रहे हो। अब जो बच्चा जिसने पहले ऑडिट पढ़ा हुआ या जो वैसी प्रैक्टिस करना चाह रहा है, उस दिन सीए फाइनल के बच्चे ने ड्राफ्टिंग चेक कराने के लिए भेज दी। मैं कहा तेरा क्या काम है यहाँ पे? बोला सर मैं भी कर लिया, ऐसी दे दिया। मैंने कहा तू क्यों चेक करा रहा है? बोले नहीं सर प्रैक्टिस हो रही है तो हो रही है।
तो वो वैसे ही बाकी बच्चे भी इस कतार में लग जाते हैं ना, तुम वैसे देखो बैठे में, अच्छा भाई हम भी पोस्ट करते हैं, क्या पता आंसर आ जाए, तो वो भी चेकिंग में लग जाते हैं। तो खैर वो ईमेल वाले पे तो भाई जिंदगी तबाह हो जाएगी, वो तो ट्रैकिंग ही पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे दिख तो है ना, पता तो है ना कि भाई कौन है, क्या लिख रहा है। तो ऐसे चलें आगे। अब हमने कहा कि भाई हम जरा आ जाते हैं एनपीओ पे, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सर मैंने इन्वेंट्री पाइल अप का रिस्क भी नेगेटिव कैश फ्लो के साथ ही लिख दिया था। हाँ कोई मसला नहीं है, लिख सकते हैं आप। हाँ जी, जब मेरा दिल चाहेगा। भाई देखो सवाल यह है मार्केट में कि रिस्क कब खत्म होगा। देखो खत्म करने को तो मैं तीसरी क्लास में कर सकता था, बट दैट वुड नॉट हैव मेक सेंस, यानी आपसे सवाल नहीं होते सॉल्व, सही है ना। तो आप इस बारे में टेंशन नहीं लें ना। यानी देखो अगर फॉर एग्जांपल आपके घर में भाई बहन है, वैसे अबे है नहीं है, कितने हैं? एक भाई है आपका या बहन, चलो सही है। मतलब यू डोंट गो टू योर फादर एंड आस्क कि दूसरा भाई कब आएगा, यानी दूसरा चैप्टर कब आएगा। मैं कह रहा हूं वो उसकी विश है। कहने का मतलब ये मेरी जान, एक चीज जब टीचर कराता है तो यू नीड टू बी वेरी पेशेंट अबाउट इट। तेरे को मैं बता दूं कि 2 दिन में खत्म करूंगा तो तू क्या उखाड़ लेगा? कुछ भी नहीं। जनरल सवाल नहीं है, फजूल सवाल है। आई हेट दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस। यू डोंट आस्क मी अगेन एंड अगेन चैप्टर कब खत्म होगा। मैं ये कह रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंप्लीट द थिंग्स ऑन टाइम। मेरी जिम्मेदारी है, मेरी चीजें शेक पे लगी हुई है, मेरी फैमिली इस पे होती है कि भाई मैं नहीं देता टाइम वहां पे, मुझे मसले होते हैं। मेरी जिसको मैं इबादत मानता हूं ना, उस पर कभी चैलेंज नहीं करना मुझे। मैं ये सीधी बात बताता हूं, मेरी हट जाती है फौरन इस पे। भाई तुम्हारे अंदर पहले मस्ती थी कि तुमने ही पहले पूछा था मुझसे इससे पहले कि सर ये कब खत्म होगा। इसने भी पूछा था, इसको मैंने चुप करा दिया, ये नहीं पूछता। अब मैं बता रहा हूं, तो मैं सिंपल आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि भाई इट्स माय जॉब। देखो इफ यू वांट कि जल्दी हो जाए, देयर आर अदर इंस्टीट्यूट्स, मोस्ट वेलकम। अरे मेरी जान, मैं फिर कह रहा हूं, तुम एक टीचर बैठा हुआ है ना, तुम आवाम में पूछ रहे हो कब खत्म होगा, मतलब हाउ अ टीचर इज टेकिंग दिस क्वेश्चन, ये भी तो समझो ना। ये कह रहा हूं, तो आप ये नहीं पूछो भाई। अगर आपका कोर्स यहां पे एंड पे हो और आप बोलो 50 टॉपिक बाकी हैं, तो आपका बनता है कि सर कब खत्म होगा। आर यू एबल टू सॉल्व योर क्वेश्चंस? दैट्स इट, दैट इज योर टारगेट। एंड व्हाट्स माय टारगेट, मुझे टाइम पे खत्म कराना है, पर क्वालिटी के साथ। मैं आज आपको बोलूं ना, मेरे पास एक और स्ट्रेटजी है, इफ यू गाइज एग्री ऑन इट। मैं एक एक रिस्क को ना आपको रिकॉर्डिंग देता हूं, प्रैक्टिस क्लास में कराता हूं। करें ऐसे? फायदा नहीं है ना। देखो इसमें बुरा नहीं मानना इस बात का, मैं तुम्हें कह रहा हूं, मुझे इस बात का बुरा लगता है कि कोई मुझे अकाउंटेबल ठहराए कि भाई ये कब खत्म होगा। इट्स माई चॉइस व्हेन आई वांट टू एंड इट। मैं कल सोच रहा था, मुझे सौले ने बोला है कि सर आप इस बार पहले से भी बहुत ज्यादा करा रहे हो। मैंने कहा वो मेरी मर्जी है, मैं कराऊंगा। उसको भी मैंने ये जवाब दिया, मैं कहा यू डोंट टेल मी कि मुझे कब खत्म कराना है, क्योंकि मैं बच्चे को देख के चेंज होता हूं। आज ये जो एग्जाम्पल दी मैंने तुम लोगों को, इसकी नीड नहीं थी, पर तुम्हें समझ आया ना अजम्पशंस कैसे चैलेंज होती हैं। तो ये मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि यार, मतलब वी आर लाइक अ फैमिली, बी लाइक अ फैमिली, डोंट क्वेश्चन मी रिगार्डिंग द कंप्लीशन। हाँ, इफ अगर मैं आगे जाता हूं, कोई मसला होता है इसके अंदर, कोई देर हो रही है, तो यू आर राइट, हम उससे पूछ सकते हैं कि ये क्या है। पर मेरा ये, तुम मतलब यूं बैठे हो, देखो एक पूछने का तरीका होता है, वैसे तुम्हें बताता हूं, तुम यूं बैठे हुए थे, यूं कब खत्म होगा सर रिस्क, मतलब एक एटीट्यूड है ना यार, वैसे कह रहा हूं। तो मेरे अंदर बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, मैं ये कह रहा हूं, ये सिखा रहा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं, देखो एक तरीका है। मैं अपने उस्ताद से भी पूछता था ना, तुम कभी सर अहमद से पूछना कि मैं किस तरीके का स्टूडेंट था। तुम्हारी सोच सारे चूचू पापा हो, तुम लोग बच्चे हो बच्चे। जिस तरीके का मेरा ग्रुप था, मतलब ना नाक में दम हो जाता था टीचर की, पर बदतमीजी नहीं करता तुम कभी। ये कह रहा हूं, तफरी अलग होती है, बदतमीजी अलग होती है। तुम क्या कह रहे हो, रिस्क कब खत्म होगा यार, दैट इज आई एम लुकिंग एट ना, इधर से बोलो सर वो आप ये बताएंगे कि रिस्क कब खत्म हो जाएगा, क्योंकि फिर हम थोड़ा प्लान कर लें, जमीन आसमान का फर्क है। ये है भाई, तो कहने का तरीका चेंज कर ले। भाई मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, तुम्हारी फर्म के लिए यही सवाल तुम मुझे फर्म में करते ना, मैं कसम खुदा की तुम्हारी कब्र खोद देता। यकीन करो, मैं इतना खुदाट हूं ऑफिस में, मैं नहीं आसरा करता। मैं बोलता हूं दिस इज द डिसिप्लिन दैट यू नीड टू मेंटेन। अब तुम पार्टनर के सामने बैठे हुए हो और तुम बोल रहे हो व्हेन कैन आई एक्सपेक्ट अ कॉल, वो बोले एनी क्वेश्चंस,
तो तुम बोलो व्हेन कैन आई एक्सपेक्ट अ कॉल, बोलेगा उठ गए निकल भाग यहाँ से। एक तरीका ये है, सर इफ आई एम सेलेक्टेड व्हेन कैन आई एक्सपेक्ट अ कॉल। फर्क है ना एटीट्यूड में। यू नीड टू लर्न दिस थिंग कि किससे क्या बात करनी है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं कोई तुरंखा हो गया हूँ, ये मैं तुम्हें ये सिखा रहा हूँ कि मैं हूँ या कोई टीचर है, कोई नया टीचर है, डोंट आस्क हिम, उसकी फीलिंग हर्ट होती है, भाई वो मेहनत करता है। मैं इसको बताया था, ये बैठी हुई है, पूछो इससे ECL के, मेरे को क्या बताया कितने घंटे मैंने काम किया था उस पर से, 5 घंटे 4 घंटे एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। दिस इज नॉट अ इजी थिंग। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, मैं इसको इबादत के तौर पे लेता हूं, तुम जो तफरीक करते हो दुनिया की करो मेरे साथ, इस पे क्वेश्चन नहीं उठाना। मैंने इसके लिए बहुत सेक्रीफाइस किया है, इसलिए कहता हूं मैं, सही है। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, मैं तुझे सॉरी भी कहता हूं कि तेरे को डांटा मैंने, बट प्लीज उस पर नहीं, क्वेश्चन नहीं कभी, सही है। ओके चलें, अब आगे आ जाओ जी जल्दी से। मैंने कहा आते हैं रिस्क ऑफ NPO पे, क्योंकि मैंने कहा इंडस्ट्रीज तो मल्टीपल हो सकती हैं। अच्छा अगर मैं एक एक करके तुम्हें गिनाऊं मेरी जान, प्लीज सुनना, प्लीज 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 फोकस के साथ। अगर मैं तुम्हें वैसे ही एक एक करके गिनवाऊं तो हमने फार्मास्यूटिकल भी देखा, टेलीकॉम भी, बैंकिंग भी, और हम देख पैराग्लाइडिंग जो स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं, और हमने रेस्टोरेंट्स भी देखे, यस कोरियर सर्विस। तो यार हम तो कह रहे हैं कि भाई मल्टीपल, एंड इवन इफ मैं इतना इंकरेज कर रहा होता हूँ कि यार मेरे पास अगर कोई और बंदा जैसे बच्चा किसी और फॉर्म का क्वेश्चन लेके आता है ना, उसको पता है उसने मुझसे पढ़ा है, वो फाइनल में भी मुझसे पढ़ता है, तो उसको पता है मेरा मामला हल कर देगा, तो वो बहस कर रहा होता है अपने मैनेजर से कि भाई मैं सही हूँ तो हूँ, इस पर काम होगा, ये रिस्क है। हर किसी की जजमेंट है ना, आप अलग एंगल से सोचते हैं, मैं अलग एंगल से सोचता हूँ। हो सकता है कोई ऐसी चीज़ है, आप कभी आते हो मेरे पास, आप बोलते हो तुमने भी कहा मुझे कि सर ये बताएं इसमें ये रिस्क हो सकता है, मैंने कहा डेफिनेटली हो सकता है, आप लिखें इसमें गोइंग कंसर्न, कोई मसले वाली बात नहीं है, तो आपको मार्क्स मिलेंगे उसके। तो ये इंकरेजमेंट होती है, तो मैं ज़रा सोच के चलता हूँ कि यार ये कवर करना है। अच्छा अब वैसे अगर NPO की बात करें तो मेरे बच्चों मुझे आप ये बताते हो कि NPO के अंदर जब मैं वैसे ही एंटर होता हूँ तो NPO जो ऑपरेट करता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी मैं ये कराची क्लब वगैरह की बात नहीं कर रहा, यूं कर लेता हूँ NGO की बात कर लेते हैं, जैसे कि यही है। अच्छा पहले तो यू थिंक अबाउट इट, इसकी फंडिंग कहां से आती है? अच्छा अब एक एक करके करते हैं यूं, यहां पे डोनेशन, ये आ गया डोनेशन, आते हैं। अच्छा अब अगर आप ये देखो, प्लीज सुनना, अब अगर आप ये देखें, अच्छा एक मैंने कुछ ऐसे भी देखे हैं, सही ना, जो ट्यूशंस प्रोवाइड करते हैं, बिल्कुल सही, ट्यूशन प्रोवाइड करते हैं, तो वहां से आती है ट्यूशन फीस, तो ये भी तो उनकी फंडिंग है ना, पर इन द फॉर्म ऑफ इनकम हो जाती है। क्लियर है? आगे सुनिए जल्दी से। अब हमने कहा डोनेशन अगर आप देखें तो या तो वो आते हैं आपके कलेक्शन बॉक्सेस से। अच्छा मैं मतलब ऐसे उस दिन यहाँ पे मतलब पिछले बैच की बात है, ऑडिट में तो एक बच्चा आया था, बड़ा अल्लाह अच्छा है, वो अच्छे काम भी कर रहा होता है, इंकरेज इट। उसने मुझे बोला कि सर मतलब हम यहाँ पे ऊपर जाके डब्बा रख रहे हैं, आप उसमें कितने पैसे रखेंगे? तो मैंने कहा भाई मैं किसी को बता के तो नहीं रखूंगा, और मैं जो अपने काम करता हूँ ये वाले बताऊंगा थोड़ी ना किसी को कि भाई मैंने इतने पैसे डाले, तू रख दे ऊपर। तो अच्छा मैं हूँ ऑडिटर, तो मैंने देखा वो डब्बा जो है ना वो गत्ते का है, तो बोल रहा सर देखिए मैंने सुराग किया हुआ है, सुराग के डब्बा ही गायब हो जाएगा, सुराग किया हुआ है, हम ऑडिटर है ना। तो हमने तो बोला भाई डब्बा लेके आया था यहाँ पे, बोला सर इसमें कुछ पैसे डाल दें आप। मैंने कहा देखो ये काम मैं बता के नहीं करूँगा, मेरा अपना तरीका है, पर ये डब्बा तू रखेगा कहाँ? बोला ऊपर। मैंने कहा गायब हो जाएगा। बोला नहीं सर कैमरे लगे हुए हैं, पर मैंने कहा चलते नहीं है, कंट्रोल तो वैसे ही वीक है यहाँ पे। तो मसला ये है कि भाई अगर मैं वैसे सिखा रहा हूँ, अगर आप किसी NGO का ऑडिट करने जाएं, देयर विल ऑलवेज बी अ रिस्क ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश इन दिस सिचुएशन। ऐसा है, ये पूरी कहानी कि इसकी वजह से ये हो सकता है। अच्छा एक तो हो गया कलेक्शन बॉक्सेस, बिल्कुल सही है, पिक किया इन्होंने कि भाई ये एक तो मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश का रिस्क है। अच्छा फिर डोनेशंस आते हैं, क्या कह रहे हो? हाँ ये वाली बात बिल्कुल सही। तो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में क्या होते हैं? क्रेडिट हो जाते हैं, इसमें कोई रिस्क नहीं है। तो क्या हम, अगर मैं तुम सबसे पूछूं
कि आप एज एन ऑडिटर जब किसी एनजीओ का ऑडिट करने गए, उस एनजीओ के ऑडिट के अंदर आपको हमेशा ये रिस्क नजर आएगा कि देयर विल ऑलवेज बी अ रिस्क ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश फॉर द कैश कलेक्टेड थ्रू कलेक्शन बॉक्सेस। आप देखते होंगे कि कभी मतलब ये यूनिवर्सिटी, एक यूनिवर्सिटी के चूचू पापा बच्चे होते हैं ना, उनको एक असाइनमेंट मिलता है कि हम जा रहे हैं यूनिवर्सिटी से और असाइनमेंट वीडियोस बनाते हैं बाकायदा इसकी कि हम वहाँ जाएंगे, एक एक्टिविटीज़ करेंगे। तो एक्टिविटीज़ क्या होते हैं, कलेक्शन पे सिग्नल पे खड़े हो जाते हैं वो लोग बच्चे, वाकई उनकी एक्टिविटी होती है, ये असाइनमेंट होता है, पता नहीं फ्यूचर में क्या काम आएगा मुझे नहीं पता, बट ये उनका एक प्रोजेक्ट होता है। हाँ, तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि सोशलिस्ट बन के करेगा क्या, पहले कमा तो ले फिर लगाइए कुछ पैसे। तो मेरी अपनी एक थिंकिंग है कि भाई पहले कमा लो, फिर ये सोशलाइजिंग या सोशलिस्ट एक्टिविस्ट बनते रहना। कमा रहा है नहीं, अकाउंटिंग आती नहीं है, चौसी डब्बा लेके खड़ा हुआ, वो बाकायदा आईयू की शर्ट लगी हुई, खटखटाया, अच्छा एक तो सीए ड्रॉप आउट, अरे सर किधर, मैंने कहा ऑफिस, बोला सर वो, मैंने कहा यहाँ क्या कर रहा है, बोला सर वो हमारी एक प्रोजेक्ट है। मैंने कहा प्रोजेक्ट क्या मतलब, कोई बिल्डिंग वगैरह बना रहे हो? बोला नहीं सर वो इकरा यूनिवर्सिटी में हूँ, एक प्रोजेक्ट है, तो देखें हमारा सारा ग्रुप है, सब मांग रहे हैं पैसे। अबे मैंने कहा भाई क्या हो गया, सब पैसे मांग रहे हो? मैं कहा नहीं सर वो असल में, मैंने कहा करोगे क्या इसका? बोला टीचर को बताएंगे इतना पैसा कलेक्ट किया, फिर वहां जाके जमा करा देंगे। नहीं यूनिवर्सिटी को नहीं भाई, एनजीओ को। तो मैंने कहा फिर इस पे होगा क्या? उसने बोला हम प्रेजेंटेशन देंगे कि व्हाट वी हैव डन, हमारी पिक्चर्स लगेंगी। तो मैंने कहा मुझे बता ये कैश सेव है? तो वो बच्चा थोड़ा तफरी, उसने बोला सर इसमें थोड़ा सा खा लेंगे। और मैंने कहा इंसान का बच्चा बन। बोले सर डब्बा ही है ना, इसमें आप पैसे डालेंगे, निकाल लूंगा, किसको पता। यानी इसकी रसीद नहीं बनती, इसकी रसीद नहीं बनती। बातों में ये बताना कि भाई इसकी रसीद नहीं होती है। अगर वैसे तो ये होता है ना कि भाई अगर कंप्यूटर जनरेटेड रसीद निकले तो पता लगे इतने पैसे आए थे, ये रसीद उसकी जनरेट हुई, तो रिकंसाइलिंग हो सकती है कि भाई ये रसीदें जनरेट हुई, इतने पैसे आए। अभी तो कोई रसीद ही नहीं है, तो क्या आप तक वो कैश पहुंचेगा जो पहुंचना चाहिए था? नहीं। तो ये बात है उसकी कि भाई जब ऐसी हरकतें करोगे तो ये होगा। अच्छा फिर इसके ऊपर 2-3 चीजें और। यूजुअली एक यूनिवर्सिटी की बात इसलिए याद है क्योंकि वही बच्चा था, फिर दूसरी बार भी टकरा। मैंने बोला यार तू कर क्या रहा आजकल? बोला सर वो आखिरी 2 सेमेस्टर बाकी हैं। तो हाँ आखिरी 2 सेमेस्टर बाकी हैं, इधर सुनना, अच्छा सुना प्लीज फोकस के साथ। उसने बोला सर आखिरी 2 सेमेस्टर बाकी हैं मेरे। तो मैंने कहा हाँ तो कर क्या रहा है? उसने बोला सर मैं एनजीओ में जॉब कर रहा हूँ। एनजीओ में? मैंने कहा ये वही एनजीओ है जहाँ के तू पैसे कलेक्ट करता? बोला हाँ ये वही है। तो मैंने कहा पैसे कलेक्ट करते? बोला नहीं सर वो तो एक असाइनमेंट था, वो तो हो गया। मैंने कहा अच्छा तू एनजीओ में कर क्या रहा है? प्लीज सुनना फोकस के साथ। मैंने कहा एनजीओ में कर क्या रहा है? उसने बोला यार एनजीओ में मैं ना अकाउंटेंट हूँ। सुनना, वो कह रहा है एनजीओ में मैं अकाउंटेंट हूँ। अच्छा सुनना मेरी बात। मैंने कहा अच्छा एनजीओ में अकाउंटेंट है तो मुझे जरा ये बताता है कि तेरे को ASNPO के स्टैंडर्ड्स आते हैं? FR 1 में है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉर नॉट फॉर। ऐसा ये क्या होता है? दोस्तों डेबिट क्रेडिट होता है। पैसे आएंगे इनकम, जाएंगे एक्सपेंस। वो मैंने कहा भाई 1 मिनट सबर कर दिया, इंसान का बच्चा बन, कुछ रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन भी होते हैं और कुछ अनरिस्ट्रिक्टेड होते हैं और कुछ इंडोमेंट फंड भी होते हैं। मैंने कहा अबे इसमें कौन तमीज तहजीब करेगा? उसने बोला सर ये थोड़ी ना आता है। इकरा यूनिवर्सिटी में उसने बोला पैसा आया डेबिट और इनकम क्रेडिट, पैसा गया कैश क्रेडिट एक्सपेंस। मैंने कहा भाई अगर वो बंदा बोल के जा रहा है कि यहां खर्च करना है स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन, उसका क्या करेगा? बोलेगा उसकी अकाउंटिंग तो नहीं आती। तो बातों में ये सिखाया कि वो भाई कह रहे हैं मैं तो कॉम्पिटेंट ही नहीं हूं। तो इसका मतलब ये है कि जब आप किसी एनजीओ का ऑडिट करने जाओगे तो वहां पर आपको इनकॉम्पिटेंट लोग मिलेंगे, क्योंकि वो फलाह बहबूद के लिए छोटे मोटे पैसों पे काम कर रहे होते हैं, उनके पास इतनी कॉम्पिटेंस। अब तुम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई 15 साल के एक्सपीरियंस का एनजीओ में बैठा हो? तो वहां पे लोग वॉलंटरी बेसिस पे काम कर रहे होते हैं और बहुत कम लोग होते हैं। तो क्या आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में गलतियां कम मिलेंगी? तो ये कौन सा लेवल का रिस्क है? यानी एक असर्शन लेवल का या एफएस लेवल का?
तो हम ये लिख सकते हैं ना, देयर कुड बी अ लाइकलीहुड ऑफ मैनी मिसस्टेटमेंट्स बिकॉज दैट इंडिविजुअल इज नॉट एक्सपीरियंस्ड। पहले बताओ बात समझ आती है? मैंने कहा अच्छा और बता, मजा आ रहा है, हम भी बातें कर रहे हैं उससे। मैंने कहा और बताओ और क्या है भाई? उसने बोला सर आपको और बताता हूँ, आपको पता है जब कोई पैसे दे के जाता है ना, मैं इतना जिम्मेदार बंदा हूँ कि पैसे कलेक्ट भी मैं ही करता हूँ, रिकॉर्ड भी मैं ही करता हूँ और रिकॉर्ड भी मैं ही बनाता हूँ। अच्छा पैसे आए, मैंने यहां रखे, मैंने रिकॉर्ड किए और मैंने कहा मुझे आखिर में कहा जाता है इसको रिकंसाइल करो, तो बोलता है, मैंने कहा कभी आउट हो गए तो बोल रहा है सर मैं ही तो हूं, छुपा लेता हूं, पैसे आगे पीछे हो गए तो भाई मेरे से कौन पूछ रहा है? तो इसको हम कहते हैं कि यहां पे एक चीज मिस है, इसको हम कहते हैं सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। अच्छा सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज का मतलब ये होता है हर काम करने वाला बंदा, ताकि वो दूसरे का काम की गलती को डिटेक्ट कर पाए। अगर तुम अज्यूम करो एक बंदा कैश लेके रिकॉर्ड कर रहा है, तो आखिर में जो पर्चियां जनरेट हो रही हैं उसको तीसरा बंदा रिकंसाइल करे, तो आप मुझे बताते हैं कि तीसरा बंदा जब उसको रिकंसाइल करेगा तो क्या वो गलती डिटेक्ट हो जाएगी? हाईलाइट भी हो जाएगी? अब क्यों नहीं हो रही? एक ही बंदा है। तो हम यूं कह सकते हैं कि लिमिटेड स्टाफ अगर सारे काम कर रहा होगा तो लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होगी, तो देयर विल ऑलवेज बी अ रिस्क ऑफ फ्रॉड एज वेल। रिस्क ऑफ, कैसे फ्रॉड होगा? पैसे चोरी कर लेगा, कोई डिटेक्ट करने वाला नहीं होगा। पहले बताओ बात समझ आती है? अच्छा फिर एक और चीज सुनो ना, अगर कोई रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन होगी तो क्या, अच्छा वैसे एक तुमने एनजीओ को देखा, मैंने 2-3 एनजीओ की की, एक एनजीओ बंद भी करवाई है, मतलब इस चक्कर में पकड़ गई है, सुनना वो भी कहानी सुनाऊंगा कैसे। तो जब मैं इस एनजीओ का ऑडिट कर रहा था एक का, तो मैंने देखा यार कुछ ये बड़ी हाई लेवल बात करूंगा, फिर अगर तुम्हें ये समझ आ जाए ना तो गेम अच्छी हो जाएगी। मैं एक एनजीओ का ऑडिट कर रहा था, उस एनजीओ के अंदर हिसाब किताब ये था कि भाई रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन आते थे। कौन से आते थे? अच्छा आपको ये बात पता है ना, रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन एक मकसद के लिए यूज होते हैं, उसके अलावा यूज। अच्छा आप सुनना, आपको ये बात भी पता होगी कि रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन अलग से डेफर्ड में पड़े हुए होते हैं, ऐसा ही है? अच्छा मैंने पता है क्या देखा, अंदाजा सुनो, मैंने देखा कैश पड़ा हुआ है 2 लाख रुपए का और डेफर्ड कंट्रीब्यूशन पड़ा हुआ है 2 बिलियन का। कितने का? 2 बिलियन। इसका मतलब यह है कि ये 2 बिलियन आपने खर्च करने थे किसी स्पेसिफिक जगह पे, जो कि आप पैसा खपा चुके हो। नहीं आई बात समझ? देखो कैश डेबिट डेफर्ड लायबिलिटी क्रेडिट होनी चाहिए, हाँ, और 2 बिलियन जमीन आसमान का फर्क है। तो भाई ये पैसे आपको मिनिमम कैश में 2 बिलियन दिखने चाहिए, उससे ज्यादा तो हो सकते हैं वो बाकी चीजों के होंगे, पर ये जो पैसे उसके लिए दिए गए सॉलिड टू सही है, उसके लिए होने चाहिए। तो 2 लाख और 2 बिलियन में जमीन आसमान का फर्क था। मैं गया फिर वहां पे, मतलब वहां पे भी कोई मैनेजमेंट का बंदा, मैंने बोला कि भैया आपकी रिस्ट्रिक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशंस आप कैसे यूज करते हैं? उसने बोला भाई हम बड़े पाबंद हैं, हम भाई किसी का दिया हुआ पैसा कहीं और लगा ही नहीं सकते, हम तो इतने स्ट्रिक्ट हैं। मैंने कहा आपके फाइनेंशियल्स कुछ और कह रहे हैं। बोला क्या आप बात करते हैं फाइनेंशियल से? मैंने कहा जी हम तो बताते हैं, हमें तो बात करना आती है फाइनेंशियल से, हमें एनालाइज करना आता है। मैंने कहा देखो मैं आपको अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ, सिंपल उसको मैंने बोला भाई डेफर्ड कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि ये रिस्ट्रिक्टेड पैसे हैं, एग्रीड, लायबिलिटी है। तो मैंने कहा ये पैसे जैसे जैसे यूज होंगे वैसे वैसे कम होने चाहिए, तो मिनिमम डेफर्ड का इक्वल बैलेंस होना चाहिए, एग्रीड। अगर आपको कंट्रीब्यूशन फॉर एक्सपेंसेस मिला हुआ है, वो भी कंट्रीब्यूशन फॉर एक्सपेंस था, तो आप क्या करते थे? कैश क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट, लायबिलिटी डेबिट, इनकम क्रेडिट, तो वो मैचिंग चलती रहती है। अच्छा मैंने कहा भाई ये पैसा कहाँ गया? तो वो वाकई टेंशन में आ गया, उसने बोला तो पकड़ लिया इसने। अच्छा क्या मैंने उससे पूछा था, उसने झूठ बोला, पर क्या मैंने एनालाइज किया? मुझे अंडरस्टैंडिंग थी और ये सारी सच्ची बातें। सुनो हुआ क्या, अब वो मुझे कह रहा है कि यार कुछ कर लेते हैं आकाश। मैंने कहा कुछ नहीं कर लेते बेटा। क्या कर लेते हैं मतलब? ये क्या किया हुआ तुमने? किसी ने तुम्हें पैसे दिए हैं और तुम्हारे वो फाइनेंशियल्स के हालात देख के दे रहा है, कल को मेरी ईवाई की साइन होगी इसके ऊपर, मेरे पार्टनर की ईवाई का ब्रांड लगा हुआ होगा, तुम तो मिसलीड कर रहे हो यूजर को। यूजर कौन है? डोनर्स, शेयर होल्डर नहीं बंगी, डोनर्स। एनजीओ का कोई शेयर होल्डर
नहीं होता। यस, जो पैसे देते हैं, तो क्या आपको ये बात समझ आ रही है कि इसमें यूजर कोई और है, तो उसका इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट करने के लिए हम बैठे हुए हैं। तो अगेन हमारी जिम्मेदारी बनती है, ओ भाई अगर मैं ये लिख के दे दूं अपनी रिपोर्ट पे कि यार ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही व्यू दे रहे हैं, तो वो तो लोग बोलेंगे हाँ यार सही जगह पैसा लगाते हैं। तो बात तो ये है ना कि कोई देख ले, कोई अकलमंद बंदा देख ले, ये तो डेफर्ड है और एक्सपेंसेस के लिए कैश इतना नहीं है, तो कहां गया। अच्छा, वो सामने से ये भी कह सकता था, मुझे उसकी इन्वेस्टमेंट्स भी पड़ी हुई थी, वो कह सकता था हमने टेम्पररी बेस पे इन्वेस्टमेंट में डाल दिया, हम इन कैश कर लेते हैं, तो बात तो एक ही है ना। अच्छा अब सुनना, अब हुआ ये कि वो परेशान हो गया, तो पार्टनर को कॉल आती है, तो पार्टनर कह रहा है आकाश यार व्हाट टू डू, बताना यार, तूने तो बता दिया उसको, कुछ आइडिया है, कुछ कर सकते हैं। मैंने कहा सर देखें ये बेवकूफ़ है, इसको पता नहीं है, इन लोगों ने बेवकूफ़ों ने इन्वेस्टमेंट कर लिया उस पैसे की, या मैं लिख के दे दे कि वो इन्वेस्टमेंट इन कैश करूँगा, इसी के लिए यूज़ करूँगा। तो कॉल की पार्टनर ने बोला आई हैव एन आइडिया, लेट मी टेल यू, you should say in reply to us that these have been parked in investment and we will realize it। पर मैंने कहा अपने ट्रस्टीज से साइन कराओ, पहले ट्रस्टी होते हैं ना, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होते हैं, उससे साइन कराओ। अगले दिन गया, मुझे बोलता है बंदा यार तेरा पार्टनर कितना अच्छा बंदा है यार, कितनी हेल्प करता हो, तू देख। तो मैंने कहा तेरी ऐसी की तैसी, मैंने नहीं बताया। मैं चल सही है, तू खुश है, बोल रहा है हाँ। एनजीओ डूबने से बच गया, अदरवाइज लाइसेंस क्या हो जाता, कैसे कैंसिल होता। अच्छा यानी अब एक बात हो गई है, पूरी कहानी सुनाने का मकसद क्या था कि जब भी आप किसी एनजीओ में रिस्ट्रिक्टेड कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो देयर विल ऑलवेज बी अ रिस्क कि वो किसी और पर्पस के लिए यूज हो जाए, जो कि होना, यानी हम यूं लिखेंगे ना, देयर इज अ रिस्क दैट दिस डोनेशन या दिस अमाउंट माइट बी यूटिलाइज्ड फॉर एनी अदर पर्पस। तो पहले बताओ रिस्क निकल के सामने आता है, पक्की बात है। एक आखिरी चीज भी सुनते हैं इसमें, बाज औकात मिस एप्रोप्रिएशन फंड नहीं है, गलत, मिस एप्रोप्रिएशन फंड का मतलब है चोरी हो जाना, मिस एप्लीकेशन है ये कि एक मकसद की जगह दूसरे मकसद पर लगा दो। बहुत अच्छी मेरी स्टोरी टेलिंग, थैंक यू यार। इधर सुनो आगे प्लीज फोकस के साथ, मतलब जो रियल लाइफ होता है तो वही सामने आ जाता है, तो वही तो गेम है। इधर सुनो आगे, तो अगेन मैं दिल से ऑडिट करता हूँ तो मुझे मजा आता है उसमें, तो तुम्हें भी बताने में मजा आता है। तो ये स्टोरीज मेरी बुक पे लिखा हुआ है शुरू में, कोई रीड करता है, एवरी ऑडिट इज अ स्टोरी एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट योर्स। सही है, तो तुम भी बताओगे कभी इंशाल्लाह ज़िंदगी में कि ये फ्रॉड पकड़ा, ये इसकी ऐसी की तैसी बजा दी, तो ये सारी मजे की चीज़ें, बड़ा नोबल प्रोफेशन है, इसको नोबल तरीके से लिया जाए। तो ये मेरा व्यू अपना, ये चलें इधर सुनना फोकस के साथ वापस। अच्छा आपको ये याद है कि डोनेशन इन काइंड भी होता था, तो क्या डोनेशन इन काइंड का फेयर वैल्यू का रिस्क हो सकता है कि रिस्क में फेयर वैल्यू गलत ली हुई हो, ताकि वो इतनी ज्यादा फेयर वैल्यू दिखाए कि इतना बड़ा गेन आ जाए और लोग डोनर्स जो फाइनेंशियल देखें बोले वाह भाई वाह क्या इनकम कमाते हैं ये लोग। तो क्या फेयर वैल्यू का रिस्क होगा? देयर इज अ रिस्क दैट फेयर वैल्यू फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट ग्रांट या जो भी डोनेशन है माइट नॉट बी एप्रोप्रिएट। पहले बताओ बात समझ आती है? तो दिस वाज ऑल अबाउट एनपीओ। जी जानिए। फेयर वैल्यू ऐसे कि अगर मैंने आपको बोला भाई ये लैंड है, ये तुम्हें डोनेशन के तौर पे दे दी, तो आपको याद होगा ना कि मैं लैंड की जितनी वैल्यू दिखाऊंगा उतना लैंड ज्यादा आएगा और कंट्रीब्यूशन भी उतने से क्या दिखेगा, ज्यादा दिखेगा। तो क्या वो सही होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। अब खाली हम इसको जरा ये देख लेते हैं, कैश डोनेशन, डोनेशन बॉक्सेस, बैंकिंग चैनल थ्रू कियोस्क, यानी ठिए पे जो रखे हुए होते हैं डब्बे वो वाले। अच्छा सेकंड थिंग, डोनेशन इन काइंड, इनहेरेंट रिस्क के डोनेशन इनकम मे बी ओवर स्टेटेड बाय ओवर वैल्यूइंग डोनेशन इन काइंड। अच्छा फिर हमने कहा कि भाईजान आप जरा इस पे आ जाएं कि डोनेशन बॉक्सेस से क्या रिस्क है? रिस्क ऑफ एम्बेजलमेंट, कैश कलेक्टेड एट कियोस्क मे बी एम्बेजल्ड क्योंकि उसकी कोई रसीद नहीं बनती है। अच्छा फिर हमने कहा कि भाई कंडीशनल डोनेशन बेनिफिट क्या है? बेनिफिट विल बी गिवन टू द बेनिफिशियरीज विदाउट कंडीशन बीइंग फुलफिल्ड, यानी उसने बोला कि भाई कंडीशनल डोनेशन है, कोई ये अगर ये बीमारी होगी तो ये मेडिसिन उसको दे देना। पर क्या ऐसा हो सकता है कि वो बंदा ऐसे ही उस मेडिसिन को यूज करवा रहा हो जबकि वो उसके लिए एलिजिबल ना हो? तो वही कंडीशनल डोनेशन की मिस एप्रोप्रिएशन है। एक आखिरी चीज, एक और मजे की चीज, कितने लोगों को पता है कि एनजीओ टैक्स में एग्जेम्प्ट होते हैं? होता है ना, पर उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। ये तुमने बता दिया, मैं मान जाऊंगा तुम्हारी रिस्क असेसमेंट पक्की हो चुकी है। सुनो, एनजीओ पे एक रिस्ट्रिक्शन लगाई इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने कि तुम्हारे एडमिन एक्सपेंसेस
डोनेशन के 10% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। डोनेशन के आपको क्या रिस्क है? अंडर स्टेटमेंट ऑफ। अच्छा, आप कैसे पता? तो आपने समझा पहले ऑपरेशंस को और फिर समझा इसके कानून को। इन्वायरमेंट में ये पता लगा, इन्वायरमेंट से पता लगा, इस पे कानून जो लग रहा है कि डोनेशन के जो भी रिसीट्स होती हैं उसके 10% से ज्यादा आपके एडमिन एक्सपेंसेस। तो क्या आप इस बात को मानते हो कि आप अपने टैक्स को बचाने के लिए एक्सपेंस को क्या करोगे, या हो सकता है मिस क्लासिफाई कर दो? एक्सपेंस तो है, कहीं और फेंक दो, मिस क्लासिफिकेशन। तो पहले बताओ रिस्क नजर आता है? तो ऐसे तो मैंने इतने एनजीओ देखे जो ये हरकत करके बैठे होते हैं, मतलब चल भाई ऊपर ले जा इसको, तो वो हमेशा ब्रीच हो जाता है। तो फिर उनको क्या देना पड़ता है? टैक्स। क्योंकि देखो टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट मिलता है और टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट विड्रॉ हो जाएगा अगर आपने वो कंडीशन पूरी ना की हो। जी जानिए। कैसे? अच्छा, मैं वही वाली बात हो गई कि मैं इतना सा 30% का टैक्स बचाने के लिए 100% के डोनेशन को हिला दूं, तो वो तो अपने इंसेंटिव के लिए ना। कैसे करोगे? चलो एक आइडिया दे दो। नहीं, मैं सिर्फ भाई सब सुनना, आइडिया सुनते हैं। देखो करो वो जो पॉसिबल हो ना। एक्सपेंसेस तो मैं रिकॉर्ड ना करूं, पर्ची पड़ी हुई बोलूंगा अगले साल रिकॉर्ड कर लूंगा। एग्री? रिकॉर्ड किया, सेलिंग में कर दिया, डिस्ट्रीब्यूशन में कर दिया, एडमिन में नहीं कर रहा, वो तो मेरे कंट्रोल में है ना। हाउ अ डोनेशन कैन नॉट बी रिकॉर्डेड? वो तो एक प्राइम की केपीआई है, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, वो तो मिस हो ही नहीं सकता। तो अकाउंटिंग अक्रूवल बेसिस पे होती है आई बिलीव। तो फिर वो अगर ऐसा कोई रिस्क हुआ तो फिर वहां आएगा ना। अगर ऐसा कोई रिस्क हुआ डोनेशन ना रिकॉर्ड करने का तो वहां आएगा। ये बताऊं कब रिस्क आता है? जब आप एनपीओ को समझ रहे हो, उस पर कंट्रोल्स को, तो आपको पता लगे डोनेशन की पर्चियां आती हैं, वो सालों साल ऐसी ही पड़ी रहती हैं, रिकॉर्ड नहीं होती। तो आप बोलोगे कौन सा रिस्क है? अंडर स्टेटमेंट का। ऑफ व्हाट? डोनेशंस। फर्क है ना, जैसी कहानी है वैसा रिस्क है। क्लियर है जी? अभी तक तो हम यही देख रहे हैं कि कंपनी जो है प्रॉफिट बढ़ाने के लिए चीजें करेगी, लेकिन अगर हम ये सोचेंगे ना कि वो प्रॉफिट कम करने के लिए भी कर सकते हैं, तो प्रॉफिट कम करने के लिए कैसे, कोई क्या रीजन होगा? प्रॉफिट रेवेन्यू आया उसको रिकॉर्ड नहीं किया ताकि टैक्स बचे। तो वो जानबूझ के रिकॉर्ड नहीं कर रहा ना, वो कंट्रोल नहीं है। रिकॉर्ड तो करना चाहेगा वो, पर जानबूझ के नहीं कर रहा। मैं आपको इंसेंटिव बताता हूं कब होता है ऐसा। जब लिस्टेड कंपनी होती है ना, उसका एक टारगेट मीट हो जाता है कि ये हो गया। अब वो क्या करती है, कुछ इनवॉइसेस होल्ड कर लेती है, वो करती है उसको डिले। पर वो डिपेंड करेगा ना कि हालात वाकयात क्या चल रहे हैं। आपने बजट देखा, मैं तो सुना देता हूं तुम्हें। आपने बजट देखा, आपने बोला ये कंपनी का बजट है कि इस साल रेवेन्यू इतना होगा, पिछले साल किया होगा ना बजट, वो पहुंच चुका है। आपने देखा बजट के करीब करीब रेवेन्यू आ रहा है। अबे ये कैसे नजूमी है भाई, जितना बजट किया था वहीं आके रुक गए। भाई कुछ तो वेरिएशन होगी ना। यहां पे रिस्क आता है कि हो सकता है कि आपने कुछ रेवेन्यूज को बुक ना किया हो, तो ये वही डिलेइंग का कॉन्सेप्ट है। अगेन जैसे हालात होंगे वैसा रिस्क होगा, मतलब वी कैन नॉट अज्यूम बाय आवरसेल्फ। क्लियर है जी जानी? तो डोनेशन की ओवर स्टेटमेंट दिखाएगा तो फिर वो रिस्क अलग आएगा ना, यहां से थोड़ी ना आएगा। मैं ये नहीं कह सकता इसकी वजह से उसने डोनेशन बढ़ा दिए होंगे। नहीं, क्यों हो सकता है? क्यों हो सकता है? मैं ये कह रहा हूं कोई रिस्क है इसके अलावा। आपका मेन रिस्क क्या है भाई? अगर तुझे बुखार है, बुखार की दवाई दूंगा ना, तो बोलेगा मेरे को कैंसर भी हो सकता है। कैंसर बता दूंगा तो बुखार छुप जाएगा भाई, उस पर आऊंगा ना तेरे पास, वो अलग मसला है, ये अलग मसला है। तो तुम सिंपल बोलो ना, दो चीजें, या तो मैं अपने एक्सपेंसेस को क्या करूंगा, या तो मिसक्लासिफाई करूंगा। और अंडर, तुम्हारी बात पे अगर बात रखूं तो तुम ये बोलो अंडर स्टेटमेंट किसी तरीके से भी हो सकती है, या तो रेवेन्यू को बढ़ा के। पर मैं बात फजूल, कोई चलते हुए तुमसे बोलेगा हाँ भाई क्या हो सकता है, तुम बोलोगे रेवेन्यू बढ़ा देगा, वो गुद्दी पे चमाट मारेगा, निकल आ गया। बोलने में मजा नहीं आ रहा ना कि मैं रेवेन्यू इंक्रीज कर दूंगा। अबे क्यों कर दूंगा रेवेन्यू इंक्रीज बिला वजह?
और डोनेशन तो वैसे ही कैश पे चल रहे होते हैं, पकड़ा जाएगा फौरन। गलत छुपाया क्या जा सकता है, एक्सपेंस पड़ा हुआ है रिकॉर्ड ना करूं, ये तरीका है। तो उस चीज को सोचो ना, तुम बोलते हो यहां से उस चौरंगी पे चला जाऊं, हर चीज रेलेवेंट नहीं हो सकती। अगर वो कोई मसले होंगे तो देखा जाएगा। आपको हिस्ट्री पता है कि एक चीज है, एक तुमने एक खत देख लिया, मैं तुम्हें वैसे ही हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं, तुमने एक खत देख लिया जिसमें ये लिखा हुआ था कि जो डोनर है वो कह रहा है कि इफ यू अचीव दिस मच डोनेशंस मैं आपको इतने पैसे दे दूंगा। अब क्या आ गया उसके बाद, इंसेंटिव, अब वो करेगा। पर जब तक ऐसी कोई तफरी है ही नहीं तो वो क्यों करेगा, वजह होनी चाहिए, वजह के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। तो पहले बता दो मेरे बच्चों, बात समझ आती है जल्दी से, जानी सारे बच्चे। हाँ जी, एक बच्चे ने कह दिया तो तुम ऐसे ही बता देना उसको, ऐसे ही, मतलब बिल्कुल घटिया सवाल, बताओ तुम इसको समझाओ। ये कह रहा था फॉरेन डोनेशन आ रही है, क्या रिस्क है? बस, तो क्या सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है? ये भी हो सकता है, आ जाए तो लिख देना, क्या मुसीबत वाली बात है, ये भी यही होगा ना, देयर इज अ रिस्क ऑफ यूजिंग इनकरेक्ट एक्सचेंज रेट। तो पहले बताओ भाई, भेजे में चीजें फिक्स होती हैं? फरहान आई लव यू, भाई है तू मेरा, सही है, और लिटरली तू भाई है, नाराज नहीं हुई हो, लव यू डू बोल, लव यू डू बोल, यस। चलो इधर चलो, अल्लाह हाफिज।